नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर नजर डालें उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। टारगेट किलिंग से नाराज कश्मीरियों का लगातार विरोध प्रदर्शन, सरकार को दी पलायन की धमकी। गुजरात में जम रहा है विधानसभा का माहौल, कोड़ी समाज का शक्ति प्रदर्शन। और वडोदरा में बकरों की बलि पर पुलिस की छापेमारी, पुलिस पर पथराव। जम्मू कश्मीर में बिगड़ रहे माहौल के बीच कश्मीरी पंडित लगातार विरोध कर रहे हैं और अब कश्मीर से सामूहिक पलायन का मन भी बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक हिंदू शिक्षक रजनी बाला की हत्या पर आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। रजनी की अंतिम यात्रा के दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारी बुधवार को सड़कों पर उतर आए और हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। इस बीच कश्मीरी पंडितों ने धमकी दी है कि अगर प्रशासन ने उन्हें 24 घंटे के भीतर सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया तो वे घाटी छोड़ देंगे। जानकारी के मुताबिक कश्मीरी पंडित समुदाय पलायन की तैयारी कर रहा है। कश्मीरी पंडितों की चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें उनके ट्रांजिट कैंपों तक सीमित कर दिया है। मंगलवार सुबह कुलगाम के गोपालपोरा इलाके में हाई स्कूल टीचर रजनी बाला की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। 36 साल की रजनी को सिर में गोलियां लगी थी। कुलगाम की रहने वाली टीचर ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। 20 दिन में दूसरी हत्या को लेकर कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात के अमरेली के राजुला में कोली समाज के छात्रालय के भूमि पूजन के मौके पर समाज द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। विधानसभा चुनाव के चलते सभी समाज के लोग शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसा ही अमरेली के राजुला में भी देखने मिला, जहां छात्रालय के भूमि पूजन के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को आमंत्रित किया गया। यहां अमरेली सांसद नारायण काछड़िया, जूनागढ़ सांसद राजेश चुडासमा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कोली समाज के अध्यक्ष दिनेश सोलंकी समेत के अग्रणी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कोली समाज ने इस आयोजन के जरिए भारतीय जनता पार्टी समक्ष अपने समाज की क्षमता दिखाई। आज રાજુલા ખાતે માં મીરામાં એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા કુમાર છાત્રાલયના જગ્યાનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું। પૂર્વ મંત્રી અને ધારાસભ્ય શ્રી પરસોત્તમભાઈ સોલંકી, પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી હીરાભાઈ અને એમનું ફેમિલી, એમના દ્વારા જમીન દાન કરવામાં આવી। શ્રી હીરાભાઈએ પોતાની જમીન આ છાત્રાલય માટે દાન કરીને એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। કોળી સમાજના બાળકોમાં અને યુવાનોમાં ટેલેન્ટ છે, પરંતુ વ્યવસ્થાને અભાવ હોવાને કારણે એ પૂરતું શિક્ષણ લઈ શકતા નથી। તો અમને શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટે જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂર છે એનો એક ઉજ્જવલ ઉદાહરણ એ હીરાભાઈએ પૂરું પાડ્યું છે। એમને હું ખૂબ ખૂબ હીરાભાઈને અભિનંદન આપું છું। શ્રી પરસોત્તમભાઈ જે સમાજને સંગઠિત કરીને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એમને પણ અભિનંદન આપું છું કે કોઈ એક સમાજને સંગઠિત કરો અને રાખો અને આગળ ચલાવો। આ બંને કામ બંને ભાઈઓ ખૂબ સારી રીતે કરે છે। બંનેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। પ્રદર્શન આ તો શૈક્ષણિક હેતુનો કાર્યક્રમ છે અને મારી બાના નામે માતૃશ્રી મીરામાં ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને છાત્રાલય કુમાર છાત્રાલય જ્યારે અહીંયા બનવા જઈ રહ્યું હોય ત્યારે કોળી સમાજની વર્ષોથી એક માંગણી હતી અને આ વખતનું પણ રિઝલ્ટ જો આપ 10મા ને 12માનું તેમાં કોળી સમાજના યુવાનો અને દીકરીઓ ખૂબ સારા એવા રિઝલ્ટ લાવ્યા હોય ત્યારે આ રિઝલ્ટ જોતા ખૂબ તેજસ્વી બાળકો માટે આ વિચાર આવ્યા અને આવા વિચાર સમાજે આપ્યા ત્યારે સમાજનો પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું। આજે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જ્યારે સમાજ ભેગો થયો હોય ત્યારે મારી બાના નામે અને ખાસ કરીને મોટા ભાઈ પરસોત્તમભાઈ સોલંકીના અધ્યક્ષતાને અને એના હસ્તક ખાતમુહૂર્ત થયું હોય ત્યારે સમાજ એની ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે અને હર્ષની લાગણી અનુભવે। 21वीं सदी में भी जानवरों की बलि देने की कई समाजों में प्रथा है। एक ऐसे ही कार्यक्रम के लिए वडोदरा में कई लोग एकत्रित हुए, लेकिन इसी दौरान मौके पर पुलिस पहुंच गई। गुजरात के वडोदरा शहर में वासना भायली स्मशान गृह निकट पशुओं की बलि चढ़ाने के लिए करीब 30 से 40 बकरियां लाई गई थी, लेकिन बलि से पहले ही जीवदया प्रेमी संस्था ने पुलिस के साथ मिलकर यहां छापेमारी कर दी। इस दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। पुलिस पर पथराव करने मामले 5 लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही की गई है। सिटी कंट्रोल ने एक मैसेज મળેલ કે
બરોડા રૂરલની હદમાં એક ખુલ્લી જગ્યામાં કેટલાક બકરા કાપવા માટે એ લોકો ભેગા થયા છે. એ પ્રમાણેની જીવદયા અંગેની કોઈ સંસ્થા છે, એના માણસોએ મેસેજ કરેલો અને પોલીસની હેલ્પ માંગી હતી. જે તે વખતે રૂરલની પોલીસ ત્યાં પહોંચી હતી અને ત્યાં જે લોકો બકરાને ભેગા કરતા હતા એ લોકોની સાથે એ લોકો પાસે પહોંચતા એ લોકો તો જોકે જતા રહ્યા હતા અને આ આખી ઘટના રૂરલની હદમાંથી. ત્યાર પછી પોલીસ એ જીવદયાવાળાને હેલ્પ કરતી હતી. એ દરમિયાન અંધારામાંથી કેટલાક લોકોએ પથ્થરમારો કરેલો. ત્યારે હાલમાં કોઈ પોલીસ કર્મચારી કે જીઆરડી કે કોઈને કશું વાગ્યું નથી અને કેટલોક પથ્થરમારાનો બનાવને જે ટોળું ભેગું થયું હતું એમાંનો કેટલોક ભાગ જેપીમાં પડે છે, જેપી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં. હાલમાં અહીંયા જેપી પોલીસ સ્ટેશન, ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન તેમજ બરોડા રૂરલના પોલીસ અધિકારી કર્મચારી હાજર છે અને સ્થિતિ કંટ્રોલમાં છે. અત્યારે બંને પોલીસ સ્ટેશન બરોડા તાલુકા અને જેપી બંનેનું જોઈન્ટ ફૂટ પેટ્રોલિંગ અને કોન્વોય પેટ્રોલિંગ પણ રાખવામાં આવે છે. કોઈ ટોળું અત્યારે છે નહીં. કાયદો વ્યવસ્થાની કોઈ એવી સિચ્યુએશન અત્યારે હાલમાં છે નહીં અને બંને પોલીસ સ્ટેશનમાં જરૂરી નોંધ કરીને આગળ ફરિયાદ લેવાની અને अन्य જરૂરી જણાય એ પ્રમાણેની કાયદેસર કાર્યવાહી કરવાની પ્રોસેસ ચાલુ છે. वडोदरा किशनवाड़ी विस्तार के डोडिया परिवार ने 27 साल के अपने बेटे संजय को खो दिया। युवा बेटे को खोने के गम को एक तरफ रखकर परिवार ने लिया बेटे के ऑर्गन डोनेशन का निर्णय। एसएसजी अस्पताल में हुआ आज ऑर्गन डोनेशन ड्राइव का दूसरा ऑर्गन डोनेशन। पिछले कई समय से ऑर्गन डोनेशन को लेकर हम कई कवरेज लेकर आपके समक्ष आए हैं और यही वजह है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं। वडोदरा शहर का सबसे पुराना जनरल हॉस्पिटल जो बनाया था सर सयाजीराव गायकवाड़ ने, एसएसजी अस्पताल के नाम से हम इसे जानते हैं, जहां पर करीब 3 महीने पहले ऑर्गन डोनेशन ड्राइव शुरू हुआ। सुपरिटेंडेंट अय्यर सर ने ये ड्राइव शुरू किया है और इन 3 महीनों में ये दूसरा आज एक और ऑर्गन डोनेशन हुआ है और करीब 4 लोगों को नई ज़िंदगी मिलेगी। एक 27 साल के लड़के के परिवार ने जवान बेटे को तो खो दिया है, मगर परिवार ने डिसीजन लिया कि हमारे बेटे के ऑर्गन हमें डोनेट करने हैं। जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं ऐसे लोगों को वो ज़िंदगी देने की उन्होंने सोची और ऑर्गन डोनेशन हुआ। अहमदाबाद किडनी हॉस्पिटल से जो डॉक्टर ध्रुव यहाँ आए हैं उनसे हम बात करेंगे और फिर परिवार से बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गन डोनेट किए गए हैं। ये बहुत ही सही डिसीजन लिया है पेशेंट के रिलेटिव्स ने और यहाँ के डॉक्टर्स ने भी एक बहुत सही काम किया है इन लोगों को एक्सप्लेन करने के बारे में कि ये ब्रेन डेड पेशेंट है और इनके ऑर्गन यूज़ हो सकते हैं दूसरे पेशेंट को नई ज़िंदगी देने के लिए। तो ऐसे यंग पेशेंट होते हैं उसमें से हम लीवर, 2 किडनी और पेंक्रियास निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रीवियस कंडीशन ऐसा। तो इस पेशेंट में से हमने लीवर और 2 किडनी लिया है। हम अहमदाबाद जाएंगे और वहाँ पे 3 पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट करेंगे अगर ये ऑर्गन्स वहाँ पे सक्सेसफुल रहे तो। बस आम लोगों को ये जो पेशेंट है क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले उनकी हमदर्दी समझनी चाहिए कि उनको कितना दिक्कत हो रहा है, डायलिसिस कराने से वो कितना परेशान है, उनको किडनी मिलती नहीं है, परिवार में से किसी की किडनी मैच नहीं होती है, तो ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी डायलिसिस पे निर्भर करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हमारे जैसे लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए हम अवेयरनेस क्रिएट करें और ऐसे डोनेशन होते रहे तो इन लोगों को एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। ऐसा है उनका वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होता है, अभी करीब 1.5 साल से 2 साल तक का वेटिंग पीरियड है। इतने वेटिंग पीरियड में कई लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं डायलिसिस पे रहने की वजह से, डायलिसिस के रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो ये सब नाउ इसके लिए हमको जो ये गैप है वेटिंग लिस्ट में वो गैप कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन करना पड़ेगा। जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है मगर कई लोगों को ज़िंदगी मिली है और ज़िंदगी देने वाले जो परिवार के सदस्य हैं उनके पिताजी से हम बात करेंगे। एसएसजी अस्पताल में जब कोई इलाज के लिए आता है
तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज में फाइनेंशियली पिछड़े लोग जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े अस्पताल को, वो यहाँ आते हैं। और ऐसे ही पिछड़े इलाके से डोडिया परिवार यहाँ अपने बेटे को लेकर पहुँचा था। पावागढ़ में इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद में उनको यहाँ एसएसजी अस्पताल भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है और ब्रेन डेड के बाद में जब इनको समझाया गया कि इनका आपके बेटे का ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, एक पिताजी ने अपने दिल पर कितना बड़ा बोझ, कितनी बड़ी दुख की घटना के बावजूद ये तय किया कि બેટે का ઓર્ગન ડોનેટ કરના હે। જ્યારે તમને કહેવામાં આવ્યું કે તમારા દીકરાનું ઓર્ગન ડોનેટ કરવાનું છે તો તમને શું ખબર હતી? અમને ખબર હતી અમારા સમાજના વડીલ અને સમાજના કાર્યકર્તા ગણે અને આ છે સંજયભાઈ નીરજભાઈ, એ સંજયભાઈ એમના ત્યાં કામ કરતા હતા અને એ લોકોએ મને જાણ કરી થોડી કે આ વસ્તુ આપણે કરીએ તો એ આપણી પાસે આપણો દીકરો રહ્યો નથી, તો કે બીજા 4 દીકરા રહી શકે એવું કંઈક આપણે કરવું હોય તો કરી શકીએ છીએ એવું મને જાણકારી। તો હું જાતે પહેલાં વિચાર કર્યો કે આ વસ્તુ હું કરીશ તો 4 જણનું જીવન બચતું હોય, તો મારો જો દીકરો તો રહ્યો જ નથી પણ જો 4 જણનું જીવન બચતું હોય તો મેં કીધું આ કરીએ તો સારું છે। ऑर्गन डोनेशन हुआ है बेटे का, आप देख सकते हैं ऑर्गन अहमदाबाद ले जाने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। आपको पता था ऑर्गन डोनेशन के बारे में? आपने इनके परिवार को कैसे समझाया? वो बेटे का नाम संजय भाई रमेश भाई डोडिया है। वो इलेक्ट्रिशियन का कंसिल वायरिंग का काम करता था और वो डोनेशन बारे में तो मेरे को मालूम ही था, लेकिन लोगों ने इतना पता नहीं था कि इन लोगों को डोनेशन बारे में। फिर मैं इसका डोडिया समाज मेरा समाज है, इसलिए ज़्यादा आगे बढ़ता काम करता हूँ। और इसका जो सेठ था वो नीरव भाई हमको एसएससी डॉक्टर ने अंदर बुलाया कि संजय भाई का ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो इसका आप यंग दान करने के लिए इसको परिवार को समझाए ऐसा बोला हमको। हमने इसको परिवार को सब इकट्ठा करके बुलाया और सब इसका पापा, इसकी मम्मी, इसकी बहन बनेवी, इसकी वाइफ और सबको बुला के ये डिसीजन हमने लिया। आपके वहाँ संजय भाई काम करते थे? हाँ जी। अब कैसे आप उनके परिवार को मदद करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे आप? एक्चुअली मैडम जो सपोर्ट तो जो जिस चीज़ से होने वाला है वो करने ही वाले हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहा था उसके पैसे भी जब मेरे पास जमा वो भी मुझे देने थे। दूसरा, अभी उसके साथ जो लड़के काम करते थे अगर वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो उनको भी मैं काम देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से आप परिवार को सपोर्ट करेंगे ना? डोडिया परिवार ये एक ऐसा समाज है जहाँ पर एजुकेशन की बहुत कमी है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उनकी सूझबूझ और लोगों के लिए करने की उनकी जो चाहत है वो ये साबित कर रही है कि वो लोगों को क्या देना चाहते हैं। इस परिवार ने, इस समाज ने, या समाज ने ये साबित किया है कि भले आप हमें कम पढ़ा लिखा समझे, मगर हम समाज में कुछ ऐसा करना, ऐसा करके जाना चाहते हैं जिससे लोग पढ़ाई लिखाई एक तरफ रखें और इंसानियत एक तरफ। और यहाँ इंसानियत दिखाई है इस समाज ने। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, संजय ने इस दुनिया को छोड़ दिया। उनकी पत्नी है घर में, पिताजी है, माताजी है, छोटा भाई है और सबसे अहम बात संजय की 1.5 साल की छोटी सी बच्ची और पत्नी को वो छोड़कर गए हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोनेशन करते हैं, लोगों को सहाय करते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि संजय के परिवार ने जो बहुत बड़ा
डिसीजन लिया ऑर्गन डोनेशन का, उनको सहाय करे। उनकी बेटी 1.5 साल की भव्या के भविष्य के बारे में हम सब सोचें और इस परिवार के साथ में खड़े रहें, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। हम रहे ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, और तड़प तड़प कर इस दिल से आह निकलती है। जैसे कई मशहूर गाने बॉलीवुड को देने वाले प्रसिद्ध सिंगर केके का दिल का दौरा पड़ने से 53 साल की उम्र में निधन हो गया है। बॉलीवुड सिंगर केके का मंगलवार को कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद 53 साल की उम्र में निधन हो गया। परफॉर्मेंस के बाद वो होटल पहुंचे थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। केके के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुख का माहौल है। अभिनेताओं से लेकर राजनेताओं तक सभी ने बॉलीवुड सिंगर केके को श्रद्धांजलि दी है। 23 अगस्त सन 1968 को दिल्ली में जन्मे मशहूर प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नुत को इंडस्ट्री में केके के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली और गुजराती फिल्मों के लिए भी गाने गाए हैं। फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले केके ने करीब 35,000 जिंगल्स भी गाए थे। केके की बॉलीवुड में एंट्री की बात करें तो उन्होंने माचिस फिल्म के छोड़ आए हम वो गलियां जैसे मशहूर गाने से शुरू किया था। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही से उन्हें बड़ा ब्रेक मिला था। इसके अलावा केके ने यारो, दोस्ती बड़ी ही हसीन है, पल, कोई कहे कहता रहे, मैंने दिल से कहा, आवारापन, बंजारापन, 10 बहाने करके ले गई दिल, अजब सी और खुदा जाने जैसे कई खूबसूरत गाने गाए हैं। साल 2000 में केके को फिल्म हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। 2008 में भी ओम शांति ओम फिल्म के आंखों में तेरी और 2009 में बचना ए हसीनो फिल्म के खुदा जाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का उन्हें अवार्ड मिला। छोटी सी उम्र में केके के अलविदा कह जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। वीएनएम न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल, शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जे अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल, शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अंबे ग्रुप ऑफ
स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जे अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की सफलता के लिए अभिनेत्री मानुषी छिल्लर के साथ गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ पहुंचे। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार इस वक्त अपनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशन में व्यस्त है। इसी सिलसिले में अक्षय के साथ फिल्म की एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर और निर्देशक डॉक्टर चंद्रप्रकाश त्रिवेदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे। 3 दिन बाद अक्षय की फिल्म रिलीज होने वाली है। उससे पहले उन्होंने सोमनाथ मंदिर में मत्था टेका। यहां अक्षय कुमार ने मानुषी छिल्लर के साथ सोमनाथ दादा की पूजा करते हुए मंगल कामना की। उन्होंने सम्मान के रूप में सम्राट पृथ्वीराज का झंडा भी लहराया। सोमनाथ मंदिर के आधिकारिक ट्विटर पेज से अक्षय कुमार और उनकी टीम की तस्वीरें भी शेयर की गई है। अक्षय कुमार इस फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में अपना पहला ऐतिहासिक किरदार निभा रहे हैं। इस भव्य फिल्म का निर्माण यशराज बैनर के तले किया गया है। फिल्म में मानुषी छिल्लर राजकुमारी संयोगिता की भूमिका कर रही है। उनके अलावा सोनू सूद और संजय दत्त भी फिल्म में नजर आएंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। वडोदरा में आग लगने की 2 घटनाएं सामने आई है, जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन दुर्घटना से नुकसान काफी हुआ है। गुजरात के वडोदरा में सरदार स्ट्रीट कृष्णानगर के पास आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें जय अंबे गृह उद्योग नामक नूडल्स बनाने वाली कंपनी में अचानक आग लग गई। इस दुर्घटना में कंपनी के शेड के ऊपर सो रहा कामदार शेड गर्म होने से झुलस गया। इस दुर्घटना से कंपनी मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके चलते दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह रही कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जबकि आग की दूसरी घटना वडोदरा के रात्रि बाजार में सामने आई। रात्रि बाजार में कई सारे फूड स्टॉल है, लेकिन यहाँ वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ व्यापारियों से किराया लिया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। रात्रि बाजार में व्यापारियों के पास फायर NOC भी नहीं है। यहाँ CCTV कैमरे भी बंद स्थिति में है। ऐसे में यहाँ की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग भी की जा रही है। रात्रि बाजार में कैमरा नहीं है, लाइट नहीं है वर्षों से, और पानी नहीं है। तो बोलते तो हम बोलते लाइट नहीं है तो कहाँ से कैमरे चालू होंगे। आप स्वेच्छा से बोल रहे हो क्या? आप स्वेच्छा से बोल रहा हूँ। ये इधर CCTV कितने 5 कैमरे चालू है क्या? 5 नहीं, टोटल 9 हैं, लेकिन एक भी चालू नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा तब से पानी नहीं आता बाथरूम में। तब बाथरूम कहाँ जाएंगे? लाइट नहीं होगा तो, पानी नहीं होगा तो। बाहर की पब्लिक होगी तो कहाँ जाएगी? अंदर के वाले की तकलीफ होती है। वडोदरा में खस्ताहाल पानी की पाइपलाइन कभी यहाँ से तो कभी वहां से टूटती रहती है। इस बार ये पाइपलाइन गोत्री रोड पर टूटी है, जहां पाइपलाइन में रिसाव से 2 दिनों से लगातार पानी की बर्बादी हो रही है। मॉनसून आने में तो अभी देरी है, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों मॉनसून जैसा माहौल ही गोत्री रोड पर देखने मिल रहा है। गोत्री रोड इस्कॉन हाइट्स निकट पानी की पाइपलाइन में रिसाव के चलते लाखों गैलन पानी की बर्बादी हो रही है। लगातार दूसरे दिन पानी की पाइपलाइन में रिसाव के चलते लाखों गैलन पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। पानी तो बर्बाद हो ही रहा है, यहाँ के वाहन चालकों को भी दिक्कतें आ रही है। सड़क पर पानी भर जाने से इलाके में मॉनसून जैसा माहौल देखने मिल रहा है। एक और वडोदरा शहर के कई इलाकों में पानी नहीं मिल रहा है, पानी लोगों को खरीदना पड़ रहा है। और उसी बीच गोत्री रोड पर इस्कॉन हाइट्स के बाहर पानी की सरेआम बर्बादी हो रही है, जिसकी महानगर पालिका कोई सूद नहीं ले रही है। વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે ગોત્રી વિસ્તાર છે, ગોત્રી વિસ્તારથી જે કહેવાય છે નટુભાઈ સર્કલ જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે, આ રોડ પર અવારનવાર જે પાણીના લીકેજ થતા હોય છે। આજે વડોદરા શહેરના કોર્પોરેશનમાં તમે જો કે લોકો પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે, લોકો આવેદનપત્ર આપી રહ્યા છે, લોકો પાણી ગંદુ મળી રહ્યું છે, પરંતુ કહી શકાય કે વડોદરા શહેરનું તંત્ર તમામ રીતે નિષ્ફળ ગયું છે। સાથે આજે તમે જોઈ શકો છો કે જે ગોત્રી રોડ પર જે હજારો ગેલન પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ વડોદરા શહેરના કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સાથે સાથે કોર્પોરેટરો સાથે વડોદરા શહેરના જે તે જવાબદાર વ્યક્તિઓને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ વહેલામાં વહેલી તકે પાણીનું જે વેડફાટ થઈ રહ્યો છે અને વહેલામાં વહેલી તકે
અને જે રિપેરિંગ કરવામાં આવે, નહીં તો આ પાણી જો વેડફાઈ જશે તો આવનારા દિવસોમાં પાણીની પણ આફત પડશે, પાણીની તંગી પડશે. એટલે અમારી માંગણી એક જ છે કે આ જે પાણીનું લીકેજ છે તેને વહેલામાં વહેલી તકે रिपेयरिंग काम કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ है। आजकल खुद के बच्चों को पढ़ाना भी माता पिता के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में वडोदरा की सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत सैकड़ों बच्चों को उनकी पढ़ाई में हर साल सहायता करती है। शिक्षा दिन ब दिन काफी महंगी होती जा रही है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सके, इस आशय के साथ वडोदरा की सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत हर साल गरीब और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में सहायता करती है। इस साल 1 करोड़ रुपए की फीस भरने का निशिता राजपूत ने लक्ष्यांक रखा है। सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत ने पिछले 12 साल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खुशियां दो अंतर्गत बच्चियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, जिसके तहत कमाटी बाग में आज 51 गरीब और जरूरतमंद बच्चियों को स्कूल फीस और स्कूल बैग और वाटर बैग का वितरण किया। इन बच्चों की स्कूल फीस भी निशिता राजपूत डोनेशन एकत्रित कर भरती है और करीब 1 करोड़ रुपए की फीस भरने का लक्ष्यांक इस बार निशिता राजपूत ने रखा है। निशिता बहन के साथ हम 6 वर्ष से जुड़ाए हैं। मेरे बच्चों को फीस देते हैं और गौरव में खाओ देते हैं, दिवाली को कपड़े देते हैं, जो भी परेशानी होती है घर में वो भी लॉकडाउन में किट बीट वो दिए है। निशिता राजपूत अपने पिता गुलाब सिंह राजपूत के साथ मिलकर इस सामाजिक सेवा को कई सालों से अंजाम दे रही है, जिसमें दाताओं से चेक लेकर सीधे गरीब बच्चों की स्कूल फीस के रूप में स्कूल में जमा करवाती हैं। काफ़ी पारदर्शक तरीके से सामाजिक कार्य को अंजाम देने वाली निशिता और गुलाब सिंह राजपूत वडोदरा शहर में हमेशा से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते आए हैं। 12 साल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को खुशियाँ दो उसके संदर्भ में काम कर रही है। वो हर साल गरीब बच्चियों के शिक्षण के लिए फी दे रही है, उनको हर खुशियाँ दे रही है। अभी तक उसने 37,500 लड़कियों की 4 करोड़ 26 लाख रुपया फी स्कूल फी भरी है 12 साल में। इस बार 1 करोड़ रुपया फी भरने जा रही है और ये दाताओं और प्रेस मीडिया की मदद से ये काम शक्य हो सकता है और दाता और प्रेस मीडिया के हम लोग बहुत खूब आभारी है और इस बार भी हम 1 करोड़ रुपया फी भरने जा रहे हैं। मैं पिछले 12 साल से मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे काम करती आ रही हूँ और पिछले 12 साल के अंदर मैंने 37,500 बच्चों को स्कूल फीस के लिए हेल्प किया है, 4 करोड़ 26 लाख। एंड वो सब जो मैं हेल्प करती आई हूँ वो मेरे दाताश्रियों की मदद से मैं करती हूँ आज बच्चियों को हेल्प। और आज भी हम इकट्ठा हुए हैं 51 गर्ल्स के साथ कमाटी गार्डन और हम जैसे पेरेंट्स हमको हमारी चॉइस के स्कूल बैग्स दिलाते हैं, वैसे ही आज हम बच्चों को उनकी चॉइस के स्कूल बैग्स वाटर बैग और चेक दे के हमने स्टार्ट किया है। वडोदरा के आजवा रोड पर स्थित कमलानगर तालाब में ब्यूटिफिकेशन के बावजूद गंदगी की भरमार है। यहाँ पानी में पेड़ पौधे निकल आए हैं और रख रखाव का भी अभाव है। વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટી તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યું છે એવું વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ, કમિશનર સાહેબ કહી રહ્યા છે। સાથે સાથે વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટી તરફ પ્રયાણ કર્યું છે ત્યારે વડોદરા શહેરના તમામ તળાવોને કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બ્યુટિફિકેશન કર્યા છે। હાલ આપણે કમલાનગર તળાવ પાસે છે। આ કમલાનગર તળાવને બ્યુટિફિકેશન કર્યું છે, પરંતુ હાલ જોઈ શકો છો તળાવમાં અસહ્ય ગંદકી છે, સાથે રાત્રે અહીંયા દુર્ગંધ ફેલાય છે। બીજી બાજુ અહીંયા જો ગંદકીના કારણે જળચર જીવોનો નાશ થઈ રહ્યો છે, મરી રહ્યા છે। સાથે અહીંયા કેટલાક લોકો માછલી પકડવાનું પણ કામ કરી રહ્યા છે। બીજી બાજુ આ વિસ્તારના લોકો પણ અહીંયા નારિયેળ, ચૂંદડી તમામ વસ્તુ નાખીને તળાવને ગંદુ ગોબરું કરી રહ્યા છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકા અહીંયા સિક્યુરિટી ગાર્ડ મૂકેલા છે, પરંતુ દિવસ કે રાત્રે કોઈ સિક્યુરિટી ગાર્ડ દેખાતા નથી, જેના કારણે નાગરિકો અહીંયા ગમે તે વસ્તુ ફેંકી રહ્યા છે। સાથે સાથે આ ફૂટપાથ પર રાતે ધંધો કરતા વેપારી લોકો પણ જે બરફ છે કે અન્ય વસ્તુનું વેચાણ કરે છે એ લોકો પણ અંદર કચરો નાખી રહ્યા છે અને તળાવને ગંદુ ગોબરું કરી રહ્યા છે। વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ અને કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે વડોદરા શહેરના તમામ તળાવોની વિઝિટ કરવામાં આવે, તમામ તળાવને જોવામાં આવે, આના માટે જે પણ જવાબદાર હોય તેની સામે પગલાં ભરવામાં આવે। સાથે સિક્યુરિટી ગાર્ડ અહીંયા ફરજ નથી બજાવતા તો આવા સિક્યુરિટી એજન્સીને તાત્કાલિક દંડ કરે તેવી અમારી માંગ છે।
गुजरात के जूनागढ़ में विलिंगडन डैम के किनारे इन दिनों पूरे परिवार के साथ गर्मी में राहत पाता हुआ शेर कैमरे में कैद हुआ है। गुजरात में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी के चलते नदी नाले तालाब तक सूख गए हैं। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए वन्य पशु यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ऐसा ही एक शेर परिवार जूनागढ़ के बिलिंगडन डैम के किनारे आराम फरमाता हुआ देखने मिला। डैम के किनारे एक साथ 8 शेर गर्मी में राहत पाते हुए कैमरे में कैद हुए, जिसमें छोटे छोटे शेर के बच्चे भी देखने मिल रहे हैं। ऐसे मंजर बार बार नहीं दिखाई देते। ऐसे में शेरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की टीम भी राउंड द क्लॉक काम पर लगी हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा का सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आदेश अनुसार पूरे गुजरात में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया है। ऐसी ही एक यात्रा कच्छ से आयोजित की गई, जो सुरेंद्रनगर के पाटड़ी पहुंची। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। लोग आशीर्वाद आपी रह्या छे, माता बहनों आशीर्वाद आपी रही है। लोग हर जगह तमे जो नवा लोग जोड़े एज्युकेटेड लोग जोड़ाई रह्या छे अने एम कहे छे कि हवे परिवर्तन फरजियात छे, मरजियात नहीं। એટલે તમે લોકો આગળ વધો, અમારા તમને આશીર્વાદ છે। એક સારું પરિવર્તન ગુજરાત માંગી રહ્યો છે ને આમ આદમી પાર્ટીએ સારું પરિવર્તન આપી છે, કારણ કે આમ આદમી પાર્ટી છે એ જ લોકોના છેવાડાના માનવીની સેવા કરી શકે છે। પછી વીજળીની વાત હોય, મફત વીજળી દેવાની, સારા શિક્ષણ દેવાની વાત हो, સાથે સાથે મેડિકલ સંબંધિત વ્યવસ્થા સારી કરવાની વાત हो, મહિલાઓની સુરક્ષાની વાત हो અને બેરોજગારોને નોકરી આપવાની વાત हो। અને સાથે સાથે આ વિસ્તારમાં આપણે જેમ જોયું કે પાણીનો મોટો ઇસ્યુ છે, એના પ્રમાણે લડત ચાલુ છે। ગત 15 તારીખથી જે પરિવર્તન યાત્રા નીકળી છે ગુજરાતની 6 જગ્યાએથી, એમાં અબડાસા વિધાનસભાથી અમે શરૂઆત કરેલી। કચ્છની 6 વિધાનસભા લઈ મોરબીની વિધાનસભાઓમાંથી ફરી અને આજે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડીમાં અમે રોડ શો કર્યો છે। ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો રોડ શોમાં જોડાયા હતા। ઠેર ઠેર લોકોએ અને બાળાઓએ સ્વાગત કર્યું છે। આમ આદમી પાર્ટીની જે આ પરિવર્તનની લડાઈ છે એમાં ગુજરાતની જનતાનું ઠેર ઠેરથી સમર્થન મળી રહ્યું છે। આવનાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જે ખરેખર પરિવર્તનના પ્રણેતા અરવિંદ કેજરીવાલના માર્ગદર્શન નીચે ખૂણે ખૂણે જઈ અને લોકોની સમસ્યાઓ જાણવાના પ્રયાસ જે આમ આદમી પાર્ટી પરિવર્તનના માધ્યમથી કરી રહી છે, ત્યારે ગુજરાતની જનતાએ આવનાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જંગી બહુમતીથી આમ આદમી પાર્ટીને વિજય બનાવવાનું સ્વપ્ન જોઈ લીધું છે। હવે જનતા સામેથી અમને કહે છે કે ઝડપથી ચૂંટણી આવે। આ 6 મહિના જે ચૂંટણીને હજી વાર છે એ 6 મહિના કાઢવા પણ અમારા માટે અઘરા થઈ રહ્યા છે। ત્યારે આ 6 પરિવર્તન યાત્રાની આવતી 6 તારીખે કેજરીવાલજીની હાજરીમાં મહેસાણામાં પૂર્ણાહુતિ થશે। ત્યારબાદ દરેક જગ્યાએથી જે પ્રશ્નો મળ્યા છે તેની જે લિસ્ટની યાદી તૈયાર થઈ છે, ચૂંટણી ઢંઢેરામાં મહદ અંશે લોકોની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવે એવા પ્રયાસો કરવામાં આવશે। वडोदरा के गोरवा पंचवटी से लक्ष्मीपुरा जाने वाली सड़क को खोलने से किसानों में खुशी देखने मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश आयरे ने गोरवा पंचवटी से लक्ष्मीपुरा आने के लिए बनाए गए टीपी रोड को खोलने की मांग की थी। यहां सूर्या सोसाइटी से अक्षर अपार्टमेंट होकर झांसी की रानी सर्कल तक का 24 मीटर का रोड खुला कर दिया गया है, जिससे किसानों और राहदारियों को काफी राहत पहुंची है। झांसी राणी थी लईने पंचवटी केनाल सुधीनो जे सीधो रस्तो हतो ते घणा समयथी बंध हतो। सूर्या सोसायटीथी लईने बरोड़ा स्काय सुधीनो जे रस्तो जे बंध हतो ते रस्तो चालू करवामां आज रोज राजेशभाई आयरे द्वारा अने समग्र भाजप टीम द्वारा आ रस्तो खोलवामां आव्यो छे। ते बदल हूँ समग्र टीमने खूब खूब आभार आपું છું। बहु राजेशभाईનું આભાર છે। બહુ તકલીફો પડતી હતી આગળથી આવવામાં, નર્મદા નગરીથી આખું પંચોટી રહું છું ત્યાં સુધી આખું રોડ ખુલી ગયું છે। રાજેશભાઈનું બહુ આભાર માનું છું। આ તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ બરોડા સ્કાયથી સ્વામી વિવેકાનંદથી લક્ષ્મીપુરાને જોડતો રસ્તો છે। સાથે સાથે ઝાંસી રાણીથી આદર્શ થઈ અને તમે જોયો છો કે સૂર્યાવાળો રોડ સીધો ઉદય પાર્ક થઈને પંચવટીને જોડતો રસ્તો છે। તો આજે અહીંના જે ખેડૂત છે, જે અમારા પટેલ પરિવારનો હું આભાર માનું છું કે એમના ડ્રાફ્ટ ટીપી જ્યારે માન્ય મુખ્યમંત્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેમને વર્ષોથી જે અમારી ડિમાન્ડ હતી, સાથે સાથે આના માટે
હું પોતે પણ હાઈકોર્ટથી પિટિશન કરતો હતો. આજે હું ખેડૂતને પણ આભાર માનું છું કે ટાપ ટીપી અને કે એમને જાતે ઊભા રહી અને પોતે આજે રસ્તો ખુલ્લો કરાવડાયો છે. સાથે સાથે આગળના ખેડૂતોને પણ વિનંતી કરીએ કે ટૂંક સમયમાં એ લોકો પણ પોતાનો રસ્તો ખુલ્લો કરે તેવી એમને પણ વિનંતી કરવી કે જેથી લોટસ પ્લાઝા સુધીનો રસ્તો પણ હવે ટૂંક સમય દિવસમાં ખુલવાનો છે. તો બધા જ કોર્પોરેટરોથી માંડી ધારાસભ્યથી માંડી સમગ્ર ભારતીય જનતા પાर्टी टीम खूब खूब आभार. उत्तर प्रदेश के ऊंचाहार में जहां एक और अमस भरी गर्मी में विद्युत आपूर्ति न हो पाने से जनता बेहाल है, वहीं विद्युत विभाग की लापरवाही से लोगों की जान पर खतरा भी बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं एस मंसूरी VNM TV से आपके साथ। जिस तरह से इस समय उत्तर प्रदेश में गर्मी से जनता में त्राही मची हुई है, लोग इस उमस भरी गर्मी में, भीषण गर्मी में किसी तरह जहां पर लोगों के पंखे कूलर काम करना बंद कर दिए हैं, वहीं पर इस समय हमारी टीम मौजूद है रायबरेली के ऊंचाहार नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में, जहां पर जर्जर व्यवस्था देखने को मिल रही है। लगातार वायरिंग में शॉर्ट सर्किट, 11,000 लाइन गई हुई है। उसके तारों में जिस तरह से जो है आग लगने का प्रकरण सामने बार बार आ रहा है, उससे जनता में त्राही मच गई है। सिर्फ देखने को आपको खड़ा दिख रहा है, लेकिन ये अपना जॉइंट छोड़ चुका है क्योंकि इसमें जंग लग गया है। जंग लगने से ये जर्जर व्यवस्था में ये तारों पे टंगा हुआ तार है, जो कि बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार है। किसी भी वक्त ये खंभा गिरने से किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित हो सकती है, लेकिन विद्युत विभाग की लचर रवैये के चलते आज तक ये खंभा नहीं बदला गया। दादी, यहाँ पर लाइट कब से नहीं आ रही है? अरे भैया, रोज आता है और कट जात है, आवत है। कल तो एकदम नहीं रहा, परेशानी। क्यों नहीं आ रही है लाइट? अब पता नहीं भैया कैसे आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी वृद्ध हैं, बोलने में असमर्थ लग रही हैं। मैं बात करूँगा कुछ और भी। हमारे साथ एक माता जी मौजूद हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? राम कुमारी। माता जी, क्या समस्या है, क्यों लाइट नहीं आ पा रही? अरे अब लाइट का क्या बताई भैया, लाइट बिना पानी का तरसी थी और लाइटों का तरसी से मिट्टी का तेलों नहीं मिला, कि वही का जलावा जाए। खाना बनाओ, परेशानी है, बिलता हुआ तो नहीं दिन जात है, अब पानी नहीं। यहाँ पर विद्युत आपूर्ति किस कारणवश नहीं हो पा रही है? कारण यही है कि आए दिन केबल तो सिंगल कोर है, सिंगल लगा हुआ है, लोड ज़्यादा दे दिया जाता है, वही कंडीशन बताया जाता है, AC लोड है, फैक्ट्री का है, ये है कंडीशन, वो है कंडीशन। अगर इस आपूर्ति को अगर हम लोग डबल कोर में डाल देते हैं लाइन को, तो हो सकता है कि हम लोग सही क्लियर तरीके से लाइट पाने लगें। और उसके अलावा रही बात कि ये क्यों कट रहा है, तो कल की डेट में हम लोग रात के 1:30 बजे तक, लाइनमैन सोनू था जिसके माध्यम से हम लोगों को लाइट मिल भी जाती है, तो हम लोगों को लाइट तो मिली, लेकिन आधे घंटे मिली। उसके बाद ये हुआ कि वहीं पे देख रहे हैं हर 1 मीटर पे तार कटा हुआ है, जॉइंट किया हुआ है। अब बताइए, इस तरीके की तार की जॉइंटिंग होगी तो किस तरीके से हम लोग रह पाएंगे। ये केबल की लाइन हुई है कि पूरा अलीगंज होते हुए पूरा रेलवे स्टेशन तक केबल गई है, और बहुत दूर तक होने के कारण केवल सिंगल केबल की वजह से आए दिन केबल जलती रहती है। और ये गर्मी के महीने में बहुत ज़्यादा फॉल्ट होती है। और ये पहले डबल केबल थी, अब ये केबल सिंगल कर दी गई है, और जब से सिंगल कर दी गई है तब से एक समस्या आए दिन होती है। और पूरी केबल दिन में 2 बार जलती है, हफ्ते में कब जलती है पता ही नहीं चलता, कब सोते रहो कब गर्मी लग जाए कुछ पता ही नहीं चलता। और केबल डबल हो जाएगी तो समस्या दूर हो जाएगी। विद्युत विभाग इस पे ध्यान दे और नई केबल लगा के केबल का डबल किया जाए। इससे पहले आप लोगों ने कभी शिकायत की है? कई बार शिकायत किए हैं, कई बार गए हैं। बस यही होता है कि जहाँ से जलती है वहाँ नई थोड़ी सी केबल ला के लगा दी जाती है, उतना ही सही होता है। 2-4 घंटे चलता है या 2-4 दिन चलता है, बस फिर जल जाता है। अगर हमारी समस्या हल नहीं होती है तो हम आगे और भी पूरे गाँव के सहित विद्युत विभाग का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक ये समस्या नहीं दूर होती तब तक हम लोग आगे और भी ज़्यादा धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। देश में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत सरकार द्वारा सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिस पर सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। देशना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजीए देशना भारतीय जनता पार्टीना તમામ सांसदों પોતાના લોકસભા ક્ષેત્રમાં सांसद ખેલ સ્પર્ધાનું આયોજન કરે એવું અમને કહેવામાં આવ્યું, અને એના ભાગ સ્વરૂપે આવનારી જૂનની 3, 4 અને 5 ત્રિદિવસીય सांसद ખેલ સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું છે,
દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમણે ખેલ મહાકુંભનું આયોજન દ્વારા દૂર દરાજ ગામડે પણ આપણા વિદ્યાર્થીઓ આપણા બાળકો પોતે ગ્રાઉન્ડમાં રમે એ ભાવ સાથે ખેલ મહાકુંભનું આયોજન કર્યું હતું અને એ સતત ચાલુ રહ્યું છે. હવે દેશમાં ખેલે ઇન્ડિયાના ભાવ સાથે દેશના ખેલાડીઓ આ રમત રમી રહ્યા છે જુદી જુદી. વડોદરાના સાંસદ તરીકે જ્યારે મારે આ કાર્યક્રમ કરવાનો છે ત્યારે વડોદરાનું આપણું અલગ અલગ ગેમના એસોસિએશન અને અધિકારી આપણા એમની સાથે મળીને કલેક્ટરશ્રીની ઓફિસમાં એક મીટિંગ કરવામાં આવી અને મીટિંગ કર્યા પછી એક લિંક બનાવી અને લિંક દ્વારા દરેક ખેલાડીઓ પોતે આ લિંકથી પોતાનું પાર્ટિસિપેશન કરે એ આયોજન કર્યું હતું. ગઈકાલે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી આ લિંક ખુલ્લી હતી અને મને આનંદ છે કે મેં આ જે સ્પર્ધા રાખી છે એ સ્પર્ધા એથ્લેટિક છે, હોકી છે, કબડ્ડી છે, સૂર્ય નમસ્કાર છે, ચેસ, ફૂટબોલ, કરાટે, સ્વિમિંગ, ખોખો, વોલીબોલ, મલખંબ અને સ્કેટિંગ. વડોદરા શહેરમાં દેશના પ્રધાનમંત્રી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે બહુ સરસ મજાનું આઉટડોર અને ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ આપણને આપીને ગયા છે. તો આ અલગ અલગ ગેમ અલગ અલગ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં થાય. આપણી પાસે MS યુનિવર્સિટીનું ગ્રાઉન્ડ પણ ખૂબ મોટું છે એટલે એને પણ આપણે લીધી છે. એટલે માજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ છે જે આઉટડોર છે, ત્યાં આપણે એથ્લેટિક, હોકી, કબડ્ડી અને સૂર્ય નમસ્કાર. આનંદ છે મને એ રીતનો કે વડોદરાના એસોસિએશને ખૂબ ભાગ લીધો છે. ખેલ મહાકુંભ હોવા છતાં, ત્યાંની રમત ચાલુ હોવા છતાં આ અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને ફરી અમે રમવાના છે સાંસદ ખેલ સ્પર્ધામાં એ ભાવ આ ખેલાડીએ રાખ્યો છે, અહીંના એસોસિએશને રાખ્યો છે, અહીંના કેટલાક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લોકોએ પણ રાખ્યો છે. તો તમામને હું અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે 3જી તારીખે સવારમાં ઉદ્ઘાટન છે. આ વખતે ઉદ્ઘાટન એ રીતે રાખ્યું છે કે જે મેં આ 12 ગેમ રાખી છે એ 12 ગેમના ઇન્ટરનેશનલ જે ખેલાડી વડોદરાના રમી ગયા છે એ ખેલાડીને સાથે રાખીને उद्घाटन करશું. वडोदरा फूड एंटरप्रेन्योर संस्था द्वारा वडोदरा की सभी रेस्टोरेंट्स को एक मंच पर एकत्रित किया गया है. इस संस्था द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया. दिल्ली में योजाયું હતું. This event was organized by Industry Life. જે રીતે મિસ આનલ ઓલ્સો નરેટેડ, આ ઇવેન્ટ છેલ્લા 5 કરતાં પણ વધુ વર્ષોથી અલગ અલગ રીતે અલગ અલગ જગ્યાઓએ યોજાવામાં આવે છે અને એમાં નેશનલ લેવલ ઉપર જે રેસ્ટોરન્ટ્સની વેસ્ટર્ન, નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ અને અલગ અલગ કેટેગરીઝમાં એ અવોર્ડ નોમિનેટ કરતા હોય છે. એમાં જે રીતે ગર્વની વાત છે કે ગુજરાતમાંથી there have been very few અને આઉટ ઓફ વિચ 3 awards has gone to वडोदरा, જે આપણા સૌના માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. दिल्ली में इंडस्ट्री लाइव करके एक नेशनल बॉडी है, उन लोग ने एक 2 दिन का पूरा इवेंट रखा था जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग लोग, रेस्टोरेंट ओनर्स, होटेलियर्स और वो लोग सब इकट्ठा हुए थे और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस थी और उसके बाद उसमें अवार्ड सेरेमनी था. सो वो अवार्ड सेरेमनी में आई हैड रिसीव्ड रेस्टोरेंटियर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में अवार्ड एंड मैं ऐसी एक महिला को उन्होंने मुझे रिकॉग्निशन दिया है जहाँ पे मैं शेफ़ हूँ एंड आई हैव गिवन, मतलब मैंने बहुत ऐसे अलग अलग चीज़ें रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री में की है जिसमें मेरी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स भी है, NGO रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हम लोग करते हैं, मेरा खुद का TV शो है. तो ये सब चीज़ों की वजह से आई हैव बीन सिलेक्टेड और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है बिकॉज गुजरात में मैं अकेली हूँ कि जिसको एज अ शेफ़ कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है. दिल्ली में फूड कनॉजियर इंडिया कन्वेंशन, ये एक इवेंट हुआ था बाय इंडस्ट्री लाइफ. ये नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया से सपोर्टेड इवेंट है जिसमें पूरे भारतवर्ष से फूड के अलग अलग प्लेयर्स वहाँ आते हैं एंड दे नॉमिनेट देमसेल्व्स और वहाँ से फिर सिलेक्शन होता है जिसमें संतुष्टि और डेजर्टिनो को बेस्ट डिज़र्ट पार्लर ऑफ द ईयर का अवार्ड और बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस ये अवार्ड से सम्मानित किया गया.
इसके साथ साथ हमें मौका दिया गया, हमें बुलाया गया एज अ गेस्ट स्पीकर, जिसमें फ्रेंचाइजिंग की आने वाले समय में, आने वाले कोरोना काल के बाद ये जो मार्केट जिस तरह से ओपन हो गया है, वहाँ फ्रेंचाइजिंग को कैसे हम और अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए हमें बुलाया गया था, जो बहुत सुंदर तरीके से उस प्रोग्राम को बाखूबी निभाया गया। गुजरात में सुरेंद्रनगर जिला के कलेक्टर कार्यालय में आम आदमी पार्टी और पुलिस के बीच घर्षण सामने आया। सुरेंद्रनगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने कई मुद्दों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पर विरोध जताने पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और किसानों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर्षण देखा गया। कार्यालय में कलेक्टर मौजूद नहीं होने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिसके चलते कलेक्टर को खुद पहुंचकर उनका आवेदन लेना पड़ा। છેલ્લા ઘણા સમયથી ગુજરાતની અંદર ગુજરાત સરકારે જાહેરાત કરેલી છે કે ખેડૂતોને 3 લાખ સુધીનું પાક ધિરાણ લોન 0% વ્યાજે આપવામાં આવશે, પણ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોની અંદર ખેડૂતો પાસેથી 7% વ્યાજ વસૂલવામાં આવે છે, પ્લસ 2% ફાઇલ ચાર્જ, 1% ઇન્સ્પેક્શન ચાર્જ, આમ કરીને ટોટલ 9% ચાર્જ ખેડૂતો પાસેથી વસૂલવામાં આવે છે। અમે જ્યારે 1 મહિના પહેલાં રજૂઆત કરેલી કે ખેડૂતોના 7% વ્યાજ રાજ્ય સરકારે અને બેંકોએ ફસાવી રાખ્યું છે, જે ખેડૂતોને કહેવામાં આવ્યું હતું કે 1 મહિના પછી તમને રિફંડ આપશું, 2 વર્ષ જેટલો સમય થઈ ગયો, હજુ ખેડૂતોને રિફંડ મળ્યું નથી। એના પછી કૃષિ મંત્રીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જાહેરાત કરી કે 500 કરોડ રૂપિયા અમે રિલીઝ કરીએ છીએ અને ખેડૂતોને ચૂકવશું। એને પણ આજે 20 દિવસ જેટલો સમય થઈ ગયો, તેમ છતાંય ખેડૂતોને વ્યાજની રકમ પરત મળી નથી। ત્યારે આજે અમે કલેક્ટર મારફત મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ કે ખરેખર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા સહિત ગુજરાતભરમાં ખેડૂતોને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકની અંદર પાક ધિરાણ લોનનું વ્યાજ ફસાયેલું છે, જે તાત્કાલિક ધોરણે ખેડૂતોને પરત આપવામાં આવે। જ્યારે અમે સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટરને રજૂઆત કરવા આવ્યા ત્યારે દુઃખની વાત એ છે કે કોઈ નરેન્દ્રભાઈ જે વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમમાં, એટલે કે એમનો લાઈવ કાર્યક્રમ હતો, ત્યાં જિલ્લાના તમામ અધિકારીઓ ત્યાં હાજર હતા, ખેડૂતોની વાત સાંભળવા કે વિરોધ પક્ષની વાત સાંભળવા અહીંયા કોઈ હાજર નહોતું। ત્યારે માનનીય ડીવાયએસપી સાહેબે અમારી રજૂઆતના અંતે અધિક કલેક્ટર સાહેબને અહીંયા બોલાવી આપેલા અને અમે એમને ધારદાર રજૂઆત કરી છે। આવતા દિવસોમાં, અઠવાડિયામાં જો આ ખેડૂતોને રિફંડ આપવામાં નહીં આવે વ્યાજની રકમ, तो हमें गांधी चिंध्या मार्गे राज्यव्यापी आंदोलन करશું। कई बार राज्यों में अस्थिर सरकार के चलते राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, लेकिन केंद्र में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। क्या है इसकी वजह, उस पर प्रकाश डाला वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने। नमस्कार। आज मैं एक ऐसा सवाल आपसे करने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आप भी ताज्जुब में पड़ जाएं। सवाल ये है कि राज्यों में जब सरकार नहीं रहती तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और राज्यपाल वहाँ का शासक हो जाता है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन कभी आपने सोचा है कि केंद्र में कभी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता? क्या कारण है कि केंद्र में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता? अब मैं इसका उत्तर आपको देता हूं। दरअसल जब संविधान सभा में बहस हो रही थी और चर्चा चल रही थी, जिसमें भारत देश के भावी स्वरूप का और ढांचे का बारीकी से उसका निर्माण हो रहा था और एक एक मुद्दे पर भाषा से लेकर व्यवहार तक, जातियों के अधिकार से लेकर के नागरिक अधिकार तक, मौलिक अधिकारों से लेकर रोजगार तक कोई मुद्दा छोड़ा नहीं जा रहा था। और तब ये मुद्दा विचार करने में आया कि जब हम राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं तो केंद्र में जब अगर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं, अगर केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाए या केंद्र सरकार अल्पमत में आ जाए, यानी प्रधानमंत्री को सांसदों का बहुमत नहीं हो, तो फिर क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए या क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। तो बड़ी दिलचस्प बहस हुई, कई घंटे चली। जवाहरलाल नेहरू ने एक उत्तर ने सबको खामोश कर दिया, शांत कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य का शासन करेगा। तो अगर किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से राज्यपाल अगर निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, अधिनायक बन जाए, तो उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन
अगर कभी ऐसा हो जाए कि जब लोकसभा भंग हो या सरकार या प्रधानमंत्री बहुमत खो बैठें और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो अगर राष्ट्रपति के मन में निरंकुशता का भाव आ जाए, तानाशाह हो जाए या वो इस तरह से व्यवहार करे जो एक हुकूमत के नजरिए से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, तो फिर उसे कौन हटाएगा? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति को हटाने का काम कौन करेगा? नेहरू जी के इस तर्क के सामने सारे लोग निरुत्तर हो गए और उसके बाद नेहरू जी ने कहा कि भले ही एक काम चलाऊ सरकार काम कर ले, लेकिन हमें इस लोकतंत्र में देश के लोगों को सबसे मजबूत बनाना है और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कोई भी कदम नहीं उठाना है। प्रदेशों में राज्यपालों को हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रावधान इस तरह का हमारे मौजूदा संविधान में नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि लोकतंत्र की आत्मा को बचाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन केंद्र में नहीं लगाया जाए और ये एक तरह से अधिनायकवादी ताकतों, तानाशाही वाली ताकतों को दफन करने जैसा विचार था और जिसका यकीनन संविधान सभा ने और संविधान बनाने वाले लोगों ने स्वागत किया था। ये एक आपके लिए आज मैं नई जानकारी के रूप में लाया हूं। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर अब आप 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम टीवी की खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।